हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल एंड स्पेसीज ग्रुप है उसके बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है इस पर, ओके। इसके सिलेबस पे भी मैंने डिस्कस किया है। देखो, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो की जो डेट शीट है वो आ चुकी हैं। डेट बढ़ने की संभावना कम है क्योंकि एग्ज़ाम जो है जून में ही होंगे, ठीक है। तो इसकी संभावना कम है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि अभी मैं तैयारी नहीं करता हूँ, ठीक है, और जब एग्ज़ाम आएगा या डेट आएगी तभी मैं तैयारी करूँगा, अगर उस समय वो ऐसा करेगा तो स्टूडेंट्स उसकी फ़ेल होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप क्या करें, जब आप तैयारी करें तो सिलेबस को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। आप 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पर लाऊंगा। आज 2022 के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 2023 को कल डिस्कस करूँगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लेते हो, 2 साल के पेपर अच्छे से देख लेते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 5 टोटल। जो मैं बात करूँ क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर लगभग 13 होगी। क्वेश्चन कितने हैं? लगभग यहाँ पर 13 क्वेश्चन है। एक सेट में 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 सेट में 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। 13 दूनी 26, ओके। एक पेपर हो लाऊंगा तो 13 39 39, यानी कि यहाँ पर 3 वीडियो आएगी। जो भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी इनका 3 वीडियो में लाऊंगा, सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके पास है। 39 क्वेश्चन को अगर आप 39 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। 39 क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो, 3 क्वेश्चन ये रिपीटेड हो, 3 क्वेश्चन ये रिपीटेड हो। लेकिन जो स्टूडेंट इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखेगा, नोट्स बनाएगा इन तीनों वीडियो को, जो भी आएगी 2022 की बात कर रहा हूँ, फिर 23 की बात करूँगा, फिर मैं 21 की बात करूँगा। 21, 22, 23, ओके। 21, 22, 23 इन तीनों को अगर जो विद्यार्थी देख लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है इन क्वेश्चन को, तो उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, आप 20% पढ़िए, आपके 80% नंबर आए। आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको 20% ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 20%। और 20% मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। 80% नंबर आने की संभावना मेरी है, लेकिन मैं 20% क्वेश्चन आपको, यानी कि 20% जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा वो सिलेबस क्लियर हो जाना चाहिए। हर बात समझ में? वो सिलेबस यानी कि 20 क्वेश्चन 20% जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी डाउट का कोई तरह का कोई कमेंट है या कोई आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन है वो है बटनिंग, ओके। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। फूल गोभी में बटनिंग क्या होता है? देखो, बटनिंग की अगर मैं बात करूँ, जो फूल गोभी होती है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी का जो खाए जाने वाला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। किसी कारण होता है, न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाता है या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से आप कह सकते हो। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं फूल गोभी के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाती है, जिस वजह से बटनिंग हो जाते हैं। बटनिंग जो होता है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई बात समझे? लेकिन इसमें क्या होता है, जो फूल होते हैं, जो कड़ होते हैं, वो किस प्रकार के हो जाते हैं? बटन के आकार के हो जाते हैं। इनका साइज जो होता है स्मॉल साइज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्मॉल साइज, यानी छोटे आकार के हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो है आपका बटनिंग कॉलीफ्लावर में होता है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कैसे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटनिंग है, ओके। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल कर्ड या बटन, ओके। इसका मतलब ये है कि बटनिंग का मतलब क्या है कि जो आपका कर्ड होता है, इसमें जो यानी कि जो आपका फूल गोभी होता है उसके अंदर जो कर्ड होता है वो स्मॉल, यानी कि छोटे कर्ड बन जाते हैं, उसके अंदर स्मॉल कर्ड्स बन जाते हैं या बटन के आकार के बन जाते हैं, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? बटनिंग बोलते हैं। द जनरल बेसिस इज दैट एनी चेक इन द वेजिटेटिव ग्रोथ द सीडलिंग में इंड्यूस बटनिंग, ओके। क्या है कि जनरल बेसिस के अगर आधार पर हम बात करें तो ये हम चेक भी कर सकते हैं, एनी चेक इन द वेजिटेटिव ग्रोथ। जब वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो आपका
सीडलिंग स्टेज में ये क्या दिखा देता है, इंड्यूस बटनिंग, मतलब बटनिंग स्टार्ट होना प्रेरित हो जाता है, यानी कि फूल गोभी के अंदर जो बटनिंग है वो इंड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं सिंपल सा कि जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी में छोटे आकार के फूल बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, बटनिंग बोलते हैं। पॉसिबल रीजन क्या है, प्लांटिंग या ओवर एज सीडलिंग, आप ज़्यादा उम्र की सीड को जब ग्रो कर देते हैं उस वजह से हो जाता है। विच डू नॉट द गेट सफिशेंट टाइम द, अच्छा ठीक है, ये तब होता है, आप ये कह सकते हैं कि जब सीडलिंग के समय में आप कह सकते हैं प्लांट ओवर एज जब सीडलिंग की हो जाती है, यानी कि मान लीजिए जब 15 दिन का था वो, अगर आप उसे 50 दिन में 60 दिन में करते हो तो ओवर एज हो जाती है सीडलिंग की, तो उस वजह से भी हो जाता है। दूसरा है ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम है नाइट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिंग द रोंग कल्टिवेटर मीन्स द प्लांटिंग एली वैरायटी लेट, ओके। अर्ली वैरायटी को अगर आप लेट प्लांटिंग करते हो तो उस वजह से भी ये हो जाता है। रूट इंजरी बाय इंसेक्ट या डिजीज, यानी कि आपका जो रूट होता है उसमें इंजरी हो जाती है, किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा या बीमारी या डिजीज के द्वारा। तो ये पॉसिबल रीजन है, बट आपसे अगर पूछें बटनिंग किस में होता है तो बटनिंग कॉलीफ्लावर में होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की कमी से भी हो जाता है, पोषक तत्व के कारण भी हो जाता है, ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी के कारण भी बटनिंग हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग ये कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये टाइफा घास पर होता है। टाइफा जो घास होता है उस पर हम उसके ऊपर सोयल बिछा देते हैं। ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है। तेता हुआ उदान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। ये देख सकते हो, ये फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग है, इस तरह के गार्डन बनाए जाते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स, ये पानी के ऊपर है। देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में जब हम किसी प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं पानी के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जबकि फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो गार्डनिंग बनाए जाते हैं यहाँ पानी के ऊपर, ये टाइफा घास बिछाया जाता है इसके ऊपर, टाइफा घास। जब टाइफा घास बिछाया जाता है तो टाइफा घास के ऊपर जो सोयल होती है उसकी लेयर डाल देते हैं, उसके ऊपर जो सीड है वो उसको ग्रो करते हैं। तो इस तरह की जो जम्मू कश्मीर की जो डल झील है वहाँ पर ये ग्रो होता है, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग की अगर बात करूँ स्टूडेंट, जब हम किसी वेजिटेबल्स को किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा ग्रो करते हैं तो उसे हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। अब सर आप कहोगे सर इसमें क्या फोर्सिंग का मतलब क्या होता है, फोर्सिंग का मतलब होता है कि जब ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को ऑन सीजन में ग्रो, मान लीजिए आपको रबी की फसल है, ओके, या रबी की फसल को हम खरीफ में ग्रो करेंगे या खरीफ की फसल को रबी में ग्रो करेंगे, यानी कि उसके बेमौसमी, यानी कि जब उसका मौसम नहीं होता है उस मौसम में किसी वेजिटेबल्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये इजराइल का कॉन्सेप्ट है। कहाँ से आया, इजराइल देश से आया, ओके। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो आपका जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट जोन में, कहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, रूट जोन, यानी कि जो जो जड़ है, जड़ क्षेत्र में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जड़ क्षेत्र में क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन की बात करूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन, और ये आपका प्लांट है, ये भी प्लांट है और ये भी प्लांट है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो कि जो वाटर है स्टूडेंट, जो वाटर है, जो पानी है, जो वाटर है वो आप कहाँ पर डाल रहे हो, रूट जोन में डाल लो, कहाँ पर, रूट जोन में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशिएंट है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपने क्या कि ये कनेक्टेड है, ये जो ये गया हुआ है, यानी ये कनेक्टेड है किसी आपका जो मेन है वाटर, जहाँ से सप्लाई होता है वाटर, वहाँ से कनेक्टेड है। और ये प्लांट है, ये प्लांट के रूट जोन में क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ आप ऐसे क्या कर सकते हो, ये ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट है और जो इजराइल से आया था। यहाँ पर पानी की बचत होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, 90 से 95%, ध्यान रखिएगा, 90 से 95% यहाँ पर पानी बचत होती है, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। दूसरा है आपका जो पंजेंसी होता है ऑनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर, वो किसके कारण होती है।
जो आपका पंजेंसी होता है, अगर मैं बात करूँ प्याज, जब आप प्याज खाते हो या प्याज आप काटते हो तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो उसके अंदर होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आंखों से आपके आंसू आते हैं, वो तीखा लगता है, पंजेंसी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये पंजेंसी है, ये तीखा है, ठीक है, तीखापन है। जो गार्लिक होता है, लहसुन जो होता है, लहसुन के अंदर जो एलिसिन जो होता है, जिसके कारण एलिसिन के कारण क्या होता है, पंजेंसी आती है। आपको जब आप लहसुन खाओगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, कुछ तीखापन से लगेगा, तो वो क्या कारण है स्टूडेंट, एलिसिन का कारण है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आंसर आ गया। अगर आपसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है पूछ लेता है, तो लाइकोपीन के कारण है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगर आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है, पोटैटो का रंग किसके कारण होता है, हरा, ग्रीन कलर जो होता है वो सोलेनियन के कारण होता है, ठीक है। जो मिर्च होती है या चिली होती हैं वो तीखी क्यों लगती हैं, वो आपके कैप्साइसिन के कारण होते हैं, कैप्साइसिन के कारण होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, आप लोग इस तरह इनको देख सकते हैं इजीली, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। इसके बाद अपने सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, सभी क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। देखो वीडियो लंबा बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 13 क्वेश्चन, उसका आंसर देना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, वीडियो लंबा हो सकता है, 50 मिनट का हो सकता है, 55 मिनट का हो सकता है। मैं इसे 1 घंटे से पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, सुन सकते हो मुझे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेंथ है वो हो सकती है लंबी, और वीडियो की भी लेंथ लंबी हो सकती है। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन पहले मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन किसे कहते हैं, ठीक है, बट इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, हिंदी में प्रकाश डालिए, हिंदी में भी लिखा है, तो आप मैं आपको इसको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन में सबसे पहले आता है किचन गार्डन, ठीक है। किचन गार्डन क्या होता है, परिवार की ज़रूरतों के अनुसार सब्जियों को घर के आसपास खाली जगह पर उगाना क्या कहलाता है, गृह वाटिका या किचन गार्डन कहलाते हैं, ठीक है। ये किचन गार्डन है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, किचन गार्डन क्या होते हैं, किचन गार्डन की परिभाषा दीजिए या किचन गार्डन के लाभ बताइए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, बट किचन गार्डन की डेफिनेशन नहीं है, परिवार की ज़रूरतों के अनुसार सब्जियों को घर के आसपास खाली जगह जो पड़ी होती है उसको उगाना, जहाँ खाली जगह पर उगाना गृह वाटिका कहलाता है, किचन गार्डन कहलाते हैं। जो परिवार की ज़रूरतों के अनुसार सब्जियों को घर के आसपास खाली जगह पर उगाना क्या कहलाता है, गृह वाटिका या किचन गार्डन कहलाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य परिवार की योजना की आवश्यकता के अनुसार ताज़ी सब्जियां उगाना, जिससे परिवार के सदस्यों को आवश्यक पोषक तत्व तथा ऊर्जा मिल सके। गृह वाटिका में अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग सब्जियां उगाई जाती हैं, जिससे परिवार को साल भर सब्जियां मिलती रहती हैं। गृह वाटिका घर के सदस्य के लिए मनोरंजन तथा व्यायाम का अच्छा साधन भी है। यह घर के खर्च को भी कम करता है तथा परिवार के जीवन स्तर को भी सुधारता है। तो ये हिंदी में है, बिल्कुल मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, इसे मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन सी सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं कौन से मौसम में। जो आपका पत्ता गोभी होती हैं या आप कह सकते हो कैबेज, ये अक्टूबर से फरवरी में ग्रो होती हैं, ठीक है। जो आपका भिंडी होती है सितंबर दिसंबर में, मिर्च जून मई में, मटर सितंबर नवंबर में, गाजर सितंबर नवंबर में। तो ये सब्जी के अलग अलग हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सभी सब्जियां यहाँ पर ग्रो हो रही है। अब गृह वाटिका के प्रकार की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो गृह वाटिका के प्रकार, किचन गार्डन के प्रकार। फल व सब्जियों की वाटिका, या तो फल और सब्जी दोनों की वाटिका हो सकता है, यानी कि फल की और सब्जी की किचन गार्डन आप बना सकते हो, या ओनली सब्जी का जो वेजिटेबल्स हैं वो वेजिटेबल का किचन गार्डन बना सकते हो। टेरेस गार्डन क्या होता है, घर की छत या बालकनी में। शहरों और कस्बों में जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ पर सब्जियों को छत या बालकनी में बड़े बड़े गमलों में उगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेरेस गार्डन बोलते हैं। जगह के अनुसार गृह वाटिका बड़ी और छोटी हो सकती हैं, ठीक है। गृह वाटिका के क्या लाभ हैं, यह परिवार के मनोरंजन तथा व्यायाम का एक अच्छा साधन है। घर के खर्च को कम करता है। घर के खर्च को कम इसलिए करता है क्योंकि आप सब्जी खरीदने जाओगे तो बाज़ार से सब्जी खरीदोगे तो वहाँ से आपका पैसा लगेगा ना भाई, तो पैसे की बचत भी होगी। इससे परिवार को ताज़ी पोषक और कीटनाशक मुक्त सब्जियाँ मिलती रहेगी। घर के आसपास खाली पड़ी ज़मीन और दूसरों के स्थान पर जैसे रसोई कचरा, पानी का सही उपयोग आप कर सकते हैं।
अलग अलग सब्जियां परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार उगाई जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मान लीजिए किसी एक कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है कोई, और इसको क्या है, लौकी पसंद है, ओके। दूसरा है यहाँ पर ये कहता है कि मुझे तो भिंडी आलू पसंद है, तो ठीक है भाई, हम लौकी भी लगा सकते हैं या हम खीरा भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स हैं। आप कुकुरबिटेसी कद्दू वगैरह सब्जियों में कोई भी उन जायद मौसम की फसलें होती हैं, ये जायद की सीज़न की फसलें होती है, तो आप इनमें से कोई भी परिवार के अनुसार भी लगा सकते हैं। ये परिवार की रुचि के अनुसार है, ठीक है। जगह क्या होनी चाहिए, ये तो छोड़ो, इसे तो छोड़ दो आप। ये तो तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब किचन गार्डन बताइए, किचन गार्डन की लेआउट बताइए कि भाई किचन गार्डन कैसे बनेगा। तो आप सब जानते हो कि जगह, स्पेस होना चाहिए, स्थान, उसमें तो आप बता ही दोगे, ठीक है, कि स्थान होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा एरिया होना चाहिए जो ज़्यादा घर के पीछे का हो, ताकि जो इनसाइड किचन के इनसाइड बनाए जा सके, पीछे बनाए जा सके, बैक यार्ड में बनाए जा सके, वो चीज़ें है। दूसरा आपका पहला है किचन गार्डन, दूसरा है आपका कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था आपसे, इसको आंसर यहाँ पर आपको आंसर देना था। कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन का उद्देश्य क्या होता है कि जब हम किसी वेजिटेबल्स को पैसे कमाने के उद्देश्य से ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन बोलते हैं। हेडिंग पर फोकस कीजिएगा, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हो सकता है नंबर 1 मार्केट गार्डन, इसके अंदर मार्केट गार्डन बोलते हैं नंबर 1। नंबर 2 आपका ट्रक गार्डन होता है, ठीक है, ट्रक गार्डन। नंबर 3 आपका वेजिटेबल फोर्सिंग, ये रहा वो जो क्वेश्चन अभी आया था 2 नंबर में आपसे पूछा गया था, वेजिटेबल फोर्सिंग, तो इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि वेजिटेबल को हम प्रोसेसिंग के लिए भी ग्रो कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम किसी वेजिटेबल्स को कैनिंग करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, या पिकलिंग या अचार बनाते हैं, या उसका फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सब्जी वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, ओके, यानी कि वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन। जब हम वेजिटेबल को सीड प्रोडक्शन के उद्देश्य से ग्रो करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन बोलेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट गार्डन को, ठीक है, मार्केट गार्डन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्केट गार्डन का मुख्य उद्देश्य नज़दीकी मंडी के लिए सब्जी उगाना है। वर्तमान में यह यातायात का एक अच्छी व्यवस्था हो गई है, इसलिए सब्जियों को दूर मंडी तक लेकर जाना आसान हो गया है, जिससे किसान को आकर्षक तथा अच्छा मुनाफा हो जाता है। आजकल सब्जियों को मंडी तक ट्रक से ले जाया जाता है। समय पर सिंचाई, अच्छी गुणवत्ता के बीज, साल भर सस्ते श्रमिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मार्केट गार्डनिंग के लिए आवश्यक हो जाती है। शहर के नज़दीक होने के कारण मार्केट गार्डन की भूमि अधिक महंगी होती है, इसी कारण यहाँ पर अधिक उत्पादन लेना और अधिक पैसा कमाना जरूरी होता है। मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त फसल कौन कौन सी हैं, आपके मटर है, फूल गोभी है, खीरा है, टमाटर है, मिर्च है, ठीक है, ये आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरा आपका है ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन का मतलब क्या है, इस गार्डन के के प्रकार कुछ खास सब्जियों की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में यानी एक्सटेंसिव में दूर की मंडियों के लिए की जाती है। वर्तमान में हाईवे, अच्छी क्षमता के ट्रक आ जाने के कारण ट्रक गार्डनिंग करने की सुविधा मतलब आप कह सकते हो ट्रक गार्डनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रक गार्डनिंग जो होता है ये फ्रेंच भाषा के, यानी कि ट्रक गार्डन फ्रेंच भाषा के ट्रैक वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्रैक वर्ड जिसका मतलब होता है टू बी बैरियर या अदला-बदली। यहाँ पर वेजिटेबल्स को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, टू बी वेजिटेबल्स को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो इस प्रकार के गार्डन में उद्यान में मंडी से दूर, मतलब जो उद्यान होता है मंडी से दूर स्थित होते हैं, जो कि रेल या हाईवे के द्वारा जोड़े जाते हैं। श्रमिक और जो भूमि का मूल्य कम रहता है। केवल कुछ ही सब्जियों को जो जल्दी ख़राब नहीं होती उगाई जा सकती है, जैसे प्याज है, आलू है, हरी मिर्च है, लहसुन है। दूर मंडी के करना परिवहन का खर्च अधिक होता है। यांत्रिक खेती की जाती है जिससे उत्पादन क्या हो सकते हैं, उत्पादन खर्च कम हो जाता है, ठीक है। वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग मैंने अभी बताया था, सब्जियों को बेमौसमी उगाना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाते हैं। यानी कि जब उस वेजिटेबल का सीज़न नहीं होता है, मौसम नहीं होता है, जब आप उसको उगाते हो तो वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाते हैं। सब्जियों को ग्रीन हाउस में, नेट हाउस में, ग्लास हाउस में उगाया जाता है। भारतीय स्थिति में वेजिटेबल फोर्सिंग ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती क्योंकि अधिकतर लोग महंगी सब्जियों को नहीं खरीद सकते। वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं। क्या क्या बिंदु हैं भाई? दूसरे वीडियो की तुलना में उत्पादन इसमें लागत मतलब पैसा ज़्यादा लगता है। वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ग्लास हाउस इस तरह की संरचना की आवश्यकता होती है। वेजिटेबल फोर्सिंग में सब्जियों की खेती के लिए इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव सघन खेती करनी पड़ती है। इस तकनीक का ज्ञान बहुत मतलब इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आर्टिफिशियल तरीके को नियंत्रित आपके पास आपको आना चाहिए।
इस प्रकार की खेती मांग आधारित होती हैं, ठीक है। जिसकी ज़्यादा मांग होती है उसी के आधार पर यहाँ पर इसको ग्रो करते हैं। वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए वेजिटेबल को ग्रो करना। मैंने पहले ही बताया था कि अचार बनाना, मुरब्बा बनाना या मिर्च का अचार बना लिया आप लोगों ने, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं ये सब आप वेजिटेबल प्रोसेसिंग में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। डिब्बाबंदी, हिमीकरण करना, सुखाना, अचार बनाना, सब्जी उत्पादन के लिए यानी कि सीड प्रोडक्शन के लिए। जब हम वेजिटेबल्स को सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो करते हैं, यानी कि जब हम उनसे बीज उत्पादन हमें करना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सीड प्रोडक्शन, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन, ठीक है। ये क्यूरिंग करना, थ्रेसिंग करना, रोगिंग करना, ग्रेडिंग करना, ये सब सारे, पैकिंग करना, सर्टिफाइड करना, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डनिंग क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, अभी मैंने आपको फ्लोटिंग गार्डन ये भी पूछा गया था 2 नंबर में, देख लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से पूछे जाएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इसे जूम थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, आप लोग इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से, ओके। ये टाइफा घास होता है, मैंने पहले बताया टाइफा घास बनाए जाते हैं जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर पत्ती की खाद, मिट्टी को मिलकर डाला जाता है और फिर सब्जियों के पौधे को रोपित किया जाता है, अभी मैंने जो बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। अब उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, किचन गार्डनिंग या किचन गार्डन आप कह सकते हो, न्यूट्रिशनल गार्डन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। किचन गार्डन, न्यूट्रिशनल गार्डन आप कह सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहाँ पर, एज पर द नीड ऑफ द फैमिली वेजिटेबल ग्रो इन द वीकेंड एरिया अराउंड द होम हाउस आर कॉल्ड होम गार्डन या किचन गार्डन। एज पर द नीड ऑफ द फैमिली, जब परिवार की नीड की आवश्यकता के अनुसार हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो खाली होता है, जब हम उसको क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं उस हाउस में या अराउंड द हाउस, घर के आसपास से चारों तरफ जब हम खाली स्थान पर वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम गार्डन, किचन गार्डन या न्यूट्रिशनल गार्डन बोलते हैं। न्यूट्रिशनल गार्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में पोषक तत्व होते हैं, वेजिटेबल के अंदर फोलिक एसिड होते हैं, वेजिटेबल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल गार्डन बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि मुझे दोनों भाषा में पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग किचन गार्डन। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि जब हम किसी वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो जिस सिस्टम में हम उसको ग्रो करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कैबेज लगाना है अक्टूबर से फरवरी, ओकरा लगाना है सितंबर से दिसंबर, ठीक है। चिली लगानी है जून से मई, गार्लिक लगाना है जून से दिसंबर, ठीक है। फ्रेंच बीन लगानी है जनवरी से मार्च, काउपी लगाना है मार्च से जून। दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बीटरूट का, सभी का वेजिटेबल्स का ये टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ होम गार्डन। टाइप्स ऑफ होम गार्डन जैसे कि आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल गार्डन या गार्डन हैविंग द ओनली वेजिटेबल्स, ऐसा गार्डन जहाँ पर केवल वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं, या ऐसा गार्डन जहाँ पर फ्रूट्स को भी और वेजिटेबल्स को भी दोनों को ग्रो कर सकते हैं। अब रूफ या टेरिस गार्डन क्या होता है, देयर आर द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस इन द सिटी एंड टाउन्स वेयर द वेजिटेबल्स आर ग्रो ऑन द रूफ या टेरिस इन ए लार्ज पॉट्स, कंटेनर, ड्रम्स। दिस टाइप गार्डन इज नोन एज टेरिस गार्डन। जब हम शॉर्टेज होती है, किसकी शॉर्टेज होती है, स्थान की शॉर्टेज होती है शहरों में, कस्बों में, वहाँ पर क्या करते हैं, वेजिटेबल को ग्रो करते हैं या तो हम रूफ पे या बालकनी वगैरह में जब हम उसको ग्रो करते हैं, टेरिस पे ग्रो करते हैं, कंटेनर में ग्रो करते हैं या ड्रम में ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूफ या टेरिस गार्डन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ए होम गार्डन कैन बी द लार्ज, मीडियम एंड द स्मॉल प्लेस, स्मॉल बाय प्लेस। कह रहा है कि जो गार्डन है वो बड़ा और छोटा हो सकता है स्थान के आधार पर। बेनिफिट ऑफ किचन गार्डन की बेनिफिट क्या है, इट इज़ ए गुड मीन्स फैमिली रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। ये अच्छा है जो फैमिली है उनको मनोरंजन और उसका व्यायाम के लिए। रिड्यूस द हाउस होल्ड एक्सपेंसिव, घर का जो एक्सपेंसिव होता है यानी घर में जो ज़्यादा खर्च होता है उसको कम करता है। फैमिली मीट द फ्रेश न्यूट्रिएंट्स एंड इंसेक्ट फ्री वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर क्या मिलती हैं, इंसेक्ट फ्री वेजिटेबल्स मिलती है, किसी तरह का कोई कीट नहीं लगता, फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट सोर्स, आपने
आपने किचन में क्या किया, वेस्ट किया, किसी भी चीज़ को आपने पानी को वेस्ट किया जा रहा है तो वो आपका किचन गार्डन में जाएगा। आपने किसी दूध को इस तरह जो भी आप वेजिटेबल्स को वॉशिंग करते हैं, धोते हैं, तो उससे निकलने वाला जो भी न्यूट्रिएंट है या वेस्ट मटेरियल्स है कहाँ पर जाता है, किचन गार्डन में जाते हैं। वेजिटेबल कैन बी ग्रो एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर। वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं फैमिली के मेंबर के हिसाब से, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ किचन गार्डन, कैसे आप मैनेज करोगे, लैंड, लोकेशन, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत समय हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं आप। मार्केट गार्डन, टेस्ट, ट्रक गार्डन, वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर सीड प्रोडक्शन, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, ओके। वेजिटेबल फोर्सिंग में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैनिंग पढ़नी है, फ्रीजिंग, आपका डिहाइड्रेशन, पिकलिंग या फर्मेंटेशन, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। मार्केट गार्डन क्या होता है, मार्केट गार्डन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्केट गार्डन का मतलब होता है कि जब आप किसी गार्डन को मार्केट के नियर ग्रो करते हो या बनाते हो तो उसे मार्केट गार्डन कहते हैं। वेरी शॉर्ट में आंसर मैंने दिया। ट्रक गार्डन क्या होता है, ट्रक गार्डन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है कि वेजिटेबल्स को एक्सचेंज करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब हम वेजिटेबल्स को ऐसे ग्रो करते हैं जहाँ पर उसको क्या करते हैं, ट्रक करना होता है, यानी कि ट्रक जो होता है फ्रेंच भाषा के ट्रैकवर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है टू बी बेरियर टू बी एक्सचेंज। यहाँ पर वेजिटेबल को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, लार्ज एरिया। वेजिटेबल्स कल्टिवेटेड इन द डिस्टेंस मार्केट इज ए वेरी लार्ज, ओके। जहाँ से मार्केट दूर पड़ती हो उसे हम बोलते हैं, जहाँ से मार्केट दूर हो वहाँ पर इन वेजिटेबल गार्डन को ग्रो करते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होते हैं, अनसीजनल ऑफ या ऑफ सीजन वेजिटेबल ग्रोविंग कॉलिड ऑफ द वेजिटेबल फोर्सिंग। भाई जब हम अनसीजनल वेजिटेबल ग्रो करेंगे तो उसे हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, सभी चीज़ें। एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा इतना, ठीक है, हिंदी में सुन लीजिएगा, सब चीज़ें। प्रोसेसिंग के लिए ये सब देख सकते हैं, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। सीड प्रोडक्शन के लिए, मतलब सीड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वेजिटेबल से, मान लीजिए बोटल गार्ड है, लौकी है, लौकी का बीज आपने देखा होगा, कद्दू का बीज आपने देखा होगा, जब कद्दू सूख जाता है तो उससे में सीड बन जाते हैं। तो हम सीड प्रोडक्शन के लिए ये सब, मतलब जब हम किसी वेजिटेबल का जो उद्देश्य होता है कि इसमें जो हम क्या सीड प्रोडक्शन करना होता है, जो हमारा उद्देश्य सीड प्रोडक्शन करना होता है, तो वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डनिंग आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब आप लिख लेना। ये कश्मीर में होती है, डेल जो लेक हैं जम्मू कश्मीर वगैरह में, पानी के ऊपर टाइफा घास बिछाया जाता है, उसके ऊपर मैंने अभी इस ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मानव आहार में सब्जियों और मसालों के महत्व पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। राइट द ब्रीफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन डाइट। ये सिंपल सा कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल हैं उसका किस ह्यूमन डाइट में क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस बताना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल ह्यूमन डाइट की अगर बात करें तो मैंने इससे पहले आपको बताया था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जी की परिभाषा। सब्जी की परिभाषा की बात करें तो ओलेरिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ओलेरी शब्द लैटिन के होलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि कल्चरा सब्जी अथवा तथा कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि जो आपका ओलेरी है वो लैटिन भाषा के ओलस ओलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि वेजिटेबल्स, और कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट कल्टीवेशन, ठीक है। जब हम वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ की बात करें तो सब्जियों का महत्व की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियाँ आधारभूत तथा
रक्षक तत्वों से भरपूर होती हैं। रिच सोर्स ऑफ बेसिक एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ये इंग्लिश में हेडिंग है और ये हिंदी में हेडिंग है। हेडिंग को ज़रूर रखें याद, ठीक है। अगर आप हेडिंग को याद रखेंगे तो आपको लिखने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। लिखने में आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ईजी हो जाएगा। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देखें, सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पाए जाते हैं। सब्जियाँ शरीर में पाचन के समय पैदा होने वाली अम्लता को ख़त्म करती हैं तथा क्षारीयता पैदा करती है। विटामिन शारीरिक दृष्टि से होने वाले प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो सब्जियां अगर आप खाते हो तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पाचन के समय कुछ एसिडिटी हमारी बॉडी के अंदर बन जाती है। जब आप हाईली प्रोटीन का यूज कर लेते हैं, हाईली चिकन का यूज कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम वेजिटेबल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। न्यूट्रिएंट सोर्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट सोर्स हैं, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइप ऑफ मिनरल्स, खनिज लिखा हुआ है और यहाँ पर सब्जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर डेफिशिएंसी लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। यहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कौन कौन सी वेजिटेबल से आपको एनर्जी मिलती है, ट्यूबर वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टैपियोका या याम, ठीक है, रतालू जिसे आप कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो तो आपकी जो बॉडी है उसमें जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पॉइंट नंबर 2 है प्रोटीन्स। प्रोटीन अमीनो एसिड का निर्माण करती हैं, शरीर का विकास तथा क्षतिपूर्ति को रिपेयर करती हैं। यानी कि अगर बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करने का काम करती हैं। आपकी अमीनो जो एसिड होते हैं उनका निर्माण करती है। आपको जो प्रोटीन है कहाँ पर मिलेगी, आपको इमेच्योर सीड से मिलेगी, अपरिपक्व जो बीज होते हैं उनसे मिलेगी। जो बीन होती हैं, बीन आप खाते हो छोटी पत्ती वाले जो बीन्स वगैरह होते हैं उनमें आप मटर में मिलेगी। लहसुन वगैरह जो होते हैं, ऑनियन यानी गार्लिक वगैरह में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन शरीर का तथा मस्तिष्क का विकास करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है, आप कह सकते हो कि आपका जो मेंटल है यानी कि मस्तिष्क जो है, आपका ब्रेन है, उसका विकास कम होगा, ठीक है। त्वचा पर धब्बे आ जाते हैं, आपने देखा भी होगा कभी कभी स्किन जो होते हैं, स्किन पर धब्बे आ जाते हैं, तो भी किसी कमी के कारण होता है, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कभी कभी पाँव सूज जाते हैं, पाँव में स्वेलिंग ऑफ द लेग एंड फीट, ओके, पाँव में सूजन आ जाती है, वो भी विटामिन की कमी से ही होती है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उससे क्या होगा, आपको जलन, हड्डियों का कमज़ोर होगा, ठीक है, जलन पैदा होगी यानी कि आप जलोगे, इरिटेबिलिटी हो जाती है। आपकी जो बोन है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। रक्त का थक्का बनने में सहायक नहीं होता, मतलब ज़रूरी है कैल्शियम। प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है कैल्शियम। एमरेंथस में मिलेगा, ठीक है, सतावर फूल गोभी में मिलेगा। जो डोमेस्टिक लीव होती है यानी कि घर जो अपने जो हमारे देश की जो छोटी पत्ती वाले, जैसे अगर आप कह सकते हो देसी पालक वगैरह, प्याज में, सलजम में, ग्रीन पोटैटो वगैरह में, सभी के अंदर कैल्शियम की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है। उसके बाद है आयरन। आयरन जो होता है वो क्या काम करता है, आरबीसी का काम करता है, आपने देखा भी होगा था। आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, उनको आप दे सकते हैं मसल्स। ये कहाँ पर मिलती हैं, ये एमरेंथस, मेथी वगैरह में मिलती है, कोरिंडर में मिलती है, पुदीने वगैरह में मिल जाती है। जो पालक वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है, पालक में ही होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाते हैं, आपको जीभ तथा होठों का पीला रंग हो जाता है, आपने देखा भी होगा। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, आपके जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, प्रॉपर में सही तरीके से काम नहीं कर पाते। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में भूमिका है, रोल इन द ऑक्सीडेशन। कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोगे तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी।
पोटैटो में, कैरेट में, टोमेटो में, कुकम्बर वगैरह में ही मिल जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी कमी से आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। विटामिन ए की बात करें तो ये हमें क्या जनरली ये हेल्थ के लिए होता है। किसमें मिलता है, कैरेट में मिलता है, पालक में, लीफ वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें सभी के अंदर विटामिन ए मिलता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है, श्वसन संक्रमण हो जाता है, गुर्दे की पथरी वगैरह हो जाती है, आप स्टोन इन द किडनी के अंदर, बच्चों का जो विकास होता है उसमें कमी आ जाती है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B5 को नाइसिन कहते हैं, और पायरोडोक्सिन जो होता है विटामिन B6 को कहते हैं। मटर वगैरह जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। बेरी आप कह सकते हैं, बेरी एक बीमारी हो जाती है। रेड कलर मुंह के ऊपर लाल रंग की दरारें आ जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, इसकरवी दांतों के अंदर खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी से कहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है हरी मिर्च के अंदर होता है। विटामिन डी आपने सुना भी होगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन डी होता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है इसकी कमी के कारण। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश सभी के पर लिखा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। विटामिन ई ये आपका एंटी सेटिलिटी एंड रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एक यहाँ पर कैबेज में, लेट्यूस में, मेथी में, स्पिनच वगैरह में मिलता है। प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर देती है ये, अगर आप विटामिन ई का प्रयोग नहीं करोगे तो। सेलुलोज की बात करें तो फाइबर्स वगैरह पाचन को बढ़ाता है, कब्ज नहीं होने देता। लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कैबेज में, स्पिनच वगैरह में, ठीक है। पाचन में कमी तथा कब्ज की समस्या को दूर करने का काम करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस, ये तो था मानव आहार में सब्जियों का इम्पोर्टेंस। अगर आप लोगों से पूछ ले कि वेजिटेबल का इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, तो आप देख सकते हो प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक उपज मिल जाती हैं। सब्जियां केवल पौष्टिक नहीं होती, अपितु इनसे क्या होता है, दूसरी फसलों की तुलना में प्रति अधिक उपज भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि गेहूं है, मान लीजिए आपने गेहूं को ग्रो किया तो 20 से 25 क्विंटल मिला, लेकिन अगर अब आप करेंगे पेडी की करेंगे तो इतनी मिलेगी। लेकिन अगर आप फूल गोभी का, अगर टोमेटो का देखेंगे कितना प्रोडक्शन हाई है, यहाँ से 150 से 200 क्विंटल है, यहाँ से 20-25 क्विंटल है। यानी कि अगर वेजिटेबल आप ग्रो करते हो तो प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ आप उपज ज़्यादा प्राप्त करोगे अलग दूसरी फसल में। प्रतिदिन प्रति यूनिट अधिक नेट रिटर्न मिलता है, आप देख सकते हो, ठीक है। सब्जियां जल्दी पकने वाली होती हैं, बुआई के थोड़े समय बाद ही क्या हो जाते हैं, इनका माने लगती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में इसकी भूमिका देखें, बहुत सी सब्जियां पेड़ों के मध्य लगाई जाती हैं, इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाई जाती हैं, ठीक है। आप उनके इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप इन सभी फसलों को लगा सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। प्रति एकड़ अधिक रोजगार देती हैं, आप ये भी लिख सकते हो, रोजगार मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरक्रॉपिंग के लिए सस्टेनेबल है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग के लिए सूटेबल है। अगर आप दो फसलों के बीच में एक अन्य फसल का पौधा लेते हो तो इसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। आप ये ज़रूरी है, आप इसे भी इसमें यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फसलों के लाभ के अनुसार चेंज किया जा सकता है, मगर अगर किसी फसल को से कम लाभ हो रहा है तो उसकी कम अवधि होने के कारण दूसरी फसल को बदले जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लीजिए कोई फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं दे रही है तो उसके स्थान पर दूसरी फसल को चेंज कर सकते हैं, इतना समय आपको मिल जाता है। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जियां का कलात्मक सौंदर्य मूल्य होते हैं, ठीक है। घर में सब्जियां का उदाहरण लगाया जाए तो घर की सुंदरता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो आदमी घर पर वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं तो उसका घर सुंदर दिखता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। स्कोप की बात करें तो आप देख सकते हो, सब्जी उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम स्थान है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। बीज सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इस पर काम कर रहा है। एक नाम सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी इसका आप लिख देना, CPRI सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे हैं, ठीक है। IARI ICR, ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी इसका स्कोप है, ठीक है। आप सभी ये स्कोप लिख सकते हो, ठीक है।
ICMR कहता है, ICMR के द्वारा अगर बात करें तो 300 ग्राम सब्जी एक आदमी को खानी चाहिए, लेकिन जो अवेलेबल हो रही है 145 ग्राम सब्जी मिल रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल लीडिंग स्टेट की बात करें तो कौन सा एरिया की बात करें तो एरिया में सेकंड स्थान पर है, फर्स्ट की है वेस्ट बंगाल एरिया में, और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पर देख सकते हो सब्जियाँ देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देती हैं। ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, आप इनको लिख सकते हो। अब आता है कि सब्जियां उगाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं किसान को, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो सब्जियां जो होती है जल्दी ख़राब होती हैं, हाईली प्रेसिबल वेजिटेबल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जो कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो होती है सब्जी, ठीक है। टमाटर को रख दीजिए आप, जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो हाईली प्रेसिबल होता है, ठीक है, जल्दी ख़राब होने वाला वेजिटेबल्स होता है ये। ताज़ी सब्जियाँ जियो की, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा है आप लोग लिख सकते हो सब्जियों के पोषक मूल्यों को अनदेखा करना, यानी कि लोग समझते नहीं इसके न्यूट्रिएंट को, किसके अंदर वेजिटेबल होती है नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। शिक्षा तथा वैज्ञानिक खेती की तकनीक का ज्ञान नहीं होता है। इटलीसी हैं, यानी किसान अनपढ़ हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको टेक्निकल नॉलेज के बारे में ज्ञान नहीं है, जिस वजह से वो खेती करने के लिए मतलब उसमें उत्पादन करने के लिए असमर्थ हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जब आप वेजिटेबल्स आप ग्रो करोगे तो उसको बेचने के लिए कहीं पर जाओगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप लोग लिख सकते हो। लैक ऑफ इनफ स्टोरेज फैसिलिटी, लोगों के पास स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, ठीक है। सही समय पर बीजों का नहीं मिलना, जब सही समय पर बीज उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम ही होगी किसान। अब स्टूडेंट आता है आपका वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन नंबर सी की बात करें तो हम यहाँ पर जो देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। सेक्शन सी में क्या करना है आपको, सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, वो सब जानते होंगे आप। तो सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सीड एक्सट्रैक्शन मेथड इन पोटैटो, ओके। टमाटर का बीज निकालना, हम टमाटर का बीज कैसे निकालते हैं वो उसके बारे में आपको बताना था। पहले तो हम टमाटर को सोविंग करेंगे स्टूडेंट, सभी जानते हैं अच्छी तरह सॉइल को, मतलब जो टोमेटो होता है उसको सोविंग कहते हैं। सोविंग करते समय उसके बाद जब वो हार्वेस्टिंग स्टेज पर होता है, यानी कि जब लीफ उसकी ड्राई होने लगती है तो जब वो कुछ उसके लिए रख देते हैं, यानी उसको कुछ समय तक उसको हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं। और जब वो लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज जब उसकी आ जाती है तो उसमें से आप टोमेटो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। टमाटर के बीज को निकालने के लिए टमाटर को 2 भागों में काट कर इसके गुदे को बीज के साथ एक प्लास्टिक कंटेनर में निकाल कर 2 से 3 दिनों के लिए सीधी धूप में रख देते हैं। बीजों पर मोल्ड की एक परत विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया से टमाटर में कई रोग नष्ट हो जाते हैं जो आपकी नई फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इस तरह से है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप टमाटर निकालने, ये सब कुछ क्वेश्चन नीचे भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इस तरह टमाटर को हाफ़ करते हैं, ओके। हाफ़ करने के बाद आप टमाटर को आधा काट लीजिएगा, ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद टमाटर को इस तरह से आपका ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद टमाटर को खोलिए, उसके बाद टमाटर के जो सीड हैं उनको अलग कर लीजिएगा, देखो स्टेप 3, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टमाटर को निचोड़ने की विधि का प्रयोग करना, ठीक है। ये सिंपल तरीका है आप, ठीक है। तो इन्हें आप फिर सुखा सकते हो, ड्राई कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है, बट आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कहीं भी गूगल पे तब भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना था इसमें। यूज जो प्लास्टिक इन नर्सरी मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप नर्सरी में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का मतलब होता है पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह होती हैं उनको मैनेज कैसे करोगे। तो बस सिंपल सी बात है, आप एक डस्टबिन रख सकते हो वहाँ पर, ठीक है।
जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं उसको हम डस्टबिन में डालते रहेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या इसमें क्या कुछ तर्क दिए जाए, ठीक है। इसे तो आप आराम से कर सकते हो। सब्जियों की नर्सरी, ठीक है। माइक्रो इरीगेशन और वेजिटेबल, माइक्रो इरीगेशन को ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं। जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है इसको ही माइक्रो इरीगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी कहाँ पर दिया जाता है, रूट जोन में दिया जाता है। कहाँ पर, रूट जोन में, ठीक है। जो पौधे होते हैं उसके रूट जोन में दिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये माइक्रो इरीगेशन यानी ड्रिप इरीगेशन के बारे में लिखना था आपको यहाँ। उसके बाद है बोल्टिंग। बोल्टिंग किस में होता है? बोल्टिंग सिंपल सा बात है, सबसे पहले पूछा जाता है बोल्टिंग किस में होता है? प्याज में होता है। और तो हाई टेम्परेचर के कारण होता है ये स्टोरेज में। जब आपने देखा बोल्टिंग का मतलब होता है कि जो प्याज में से अंकुरन जर्मिनेशन होने लगता है। देखो आपको दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको कंफर्म, आप देख सकते हो ये बोल्टिंग क्या होता है। बोल्टिंग रेफर द इमर्जेंस ऑफ द सीड स्टॉक पीरियड ऑफ टाइम ऑफ देयर द फॉर्मेशन एंड एडवाइजरी अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट। जो बल्ब बनते हैं, बल्ब बनते समय क्या होता है, अंकुरन हो जाता है, ठीक है। जो सीड स्टॉक है उसमें से एक पीरियड का क्या हो जाता है, अंकुरन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। ये किसके कारण होता है स्टूडेंट? ये होता है हायर टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है उस वजह से ये आपको दिखने लगता है, ठीक है। इसे हम बोल्टिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बोल्टिंग एक इमर्जेंस है। इमर्जेंस मतलब अंकुरन होता है, ठीक है। अंकुरन होना, इमर्जेंस होना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, अगर आप कह सकते हो कि ये जब आप बल्ब को फॉर्मेशन होता है उसको अफेक्ट करता है ये, ठीक है। बल्ब क्या होता है, जो आपका ओनियन होता है, ओनियन का जो खाए जाने वाला भाग वो बल्ब भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें से क्या स्टॉक पीरियड बन जाते हैं, ठीक है। स्टॉक पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा ये डायग्राम इसको सही नहीं सा दिखा रहा है कुछ, थोड़ा सा मैं इसको सही दिखाता हूँ डायग्राम को, इसको पढ़िए आप, ठीक है। ये बोल्टिंग है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह का ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो देख रहे हो ये ओनियन में, प्याज में कभी कभी यहाँ पर इस तरह के ऊपर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ऊपर इस तरह के क्या इमर्जेंस बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं, ओके। डेफिनेशन भी है, लो टेम्परेचर के कारण भी होता है, कुछ लोग इसको हाई टेम्परेचर या आप कह सकते हैं कि चलो मान लीजिए लो टेम्परेचर के कारण होता है। ये जो होता है ये टेम्परेचर के के कारण होता है। टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है जिस वजह से ये होता है, लेकिन लो टेम्परेचर लिखा है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं लो टेम्परेचर के कारण ये होता है, ठीक है। क्यों होगा? कारण है कि जब आप लेट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग करेंगे, बीज जो आपका जो सीडलिंग है यानी कि बीज जब आप इसमें क्या बोगे, लेट बोगे, तो ये इस तरह की संभावना हो सकती है, ठीक है। मैनेज कैसे करोगे? बिल्कुल मैनेज आप कर सकते हो। प्लांटिंग के समय आपको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। क्रॉप में बी द एक्सपोज टेम्परेचर या बल्डिंग, मतलब ऐसी जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर ना हो, ठीक है, वहाँ ना लगाए। नर्सरी प्रॉपर टाइम पर लगाएं। आपको जब ओनियन की नर्सरी लगानी है तो समय पर लगानी चाहिए। 6 से 7 वीक का ही ओल्ड सीडलिंग का प्रयोग करें। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसमें से देख सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 नंबर में लिखना था। आप लिखते क्या लिखना था आपको, देखो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है इसको क्या लिखना था। बोल्टिंग एक डिसऑर्डर होता है जो प्याज में होता है, ठीक है। यह लो टेम्परेचर के कारण या कम तापमान के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्याज हैं, प्याज के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि प्याज के ऊपर क्या निकल जाती हैं, बर्ड्स या आप कह सकते हो स्टक जो होते हैं, इमरजेंस निकल जाते हैं, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो ये निकले हुआ है, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। आपको ये बताना था, बस 2 नंबर में आपको ये बताना था, और कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे स्प्राउटिंग भी पूछ ले तो स्प्राउटिंग भी मैं आपको बता दूंगा। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि जब जो आपका ओनियन होता है, ओनियन में से जब बल्ब निकलने लगती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको रोकने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? इसको रोकने के लिए आप MH का प्रयोग करते हो, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हो। डैम्पिंग ऑफ डिजीज। डैम्पिंग ऑफ डिजीज क्या होता है, ये किस में लगता है? ये आपका टोमेटो में भी लगता है, पोटैटो में भी लगता है, चिली में सबसे ज़्यादा लगता है। चिली में, टोमेटो वगैरह में देखने को मिलता है। यह एक बीमारी होती है जो किस में लगती हैं, जो नर्सरी वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ये बीमारी कहाँ दिखती है, नर्सरी में दिखती है। जब आप नर्सरी लगाते हो तो यह बीमारी नर्सरी में देखने को मिलती है।
अर्धविगलन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसको अर्धविगलन बोलते हैं। जो प्लांट आपकी जो फसल है वो सूखने लगती है, यानी कि नर्सरी में जो पौधे होते हैं वे सूखने लगते हैं, तो ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ है। ओके, ठीक है। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डैम्पिंग है, ठीक है। फाइटियम एपहेंडिडर्मेटम इसका बोटनिकल नाम है। ये किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगने वाली एक बीमारी होती है जो नर्सरी के पौधों में देखने को, यानी कि नर्सरी में जो पौधे तैयार करते हैं उस समय देखने को मिलती हैं। ये दो तरीके से पौधे को इफेक्ट करती है, पोस्ट इमर्जेंस और प्री इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस और प्री इमर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब पोस्ट इमर्जेंस उसे कहते हैं स्टूडेंट, जब पौधा निकल जाता है ज़मीन के ऊपर उससे पोस्ट इमर्जेंस कहते हैं। जब पौधा भूमि के नीचे रहता है तो प्री इमर्जेंस कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये दोनों कंडीशन में लगता है। प्री इमर्जेंस ये लिखा हुआ है, कंप्लीट रूटिंग ऑफ द सीडलिंग, पोस्ट इमर्जेंस फेज इफेक्टेड द टिश्यू बिकम द सॉफ्ट एंड द वाटर सॉकेट, ठीक है। सीडलिंग टॉपल ओवर द कोलैप्स, ठीक है। तो यानी कि कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। ये सीडलिंग में लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते होगा। ये सीडलिंग इफेक्टिव है, यानी कि जब आपने पौध तैयार करी तो ये सब इसके फंगस हैं, ये जो दिख रहे हैं ये फंगस के हैं आपके। तो ये स्टूडेंट आपको आप देख सकते हो, ये एक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है जो कहाँ पर देखने को मिलती है, जो नर्सरी वाले पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको 2 नंबर में इतना ही करना था। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, बोटनिकल नाम देना है, फैमिली देना है, वैरायटी देना है, मेथड देना है, सीड रेट देना है, प्लांटिंग डिस्टेंस देना है, मैन्यूरिंग फर्टिलाइज़र देना है, उपज देना है। कौन कौन सी फसल के बारे में बात कर रहा है भाई, ये फसल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी फसल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम आपको दिखा देते हैं। आलू की खेती के अंदर आलू जो होता है, आलू उसका बोटनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरेसम होता है, ठीक है। सीड डेट पूछी है उसका, देखा बोटनिकल नेम हो गया, फैमिली सोलेनेसी हो गई। 3 प्रजाति का नाम देखा, कुफरी सोना, कुफरी अलंकार, कुफरी बादशाह, किन्हीं 2-3 वैरायटी का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रसारण किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है। बीज रेट आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे सकते हो। अगर टीपीएस पूछे तो आपका 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हो। खाद उर्वरक, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये फसल पूछी गई है, ठीक है। और फसल में भी आपको क्या क्या याद करना है, बोटनिकल नाम, फैमिली, प्रजातियाँ, प्रोपगेशन मेथड, बीज दर, प्लांटिंग दूरी डिस्टेंस, खाद उर्वरक, उपज प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बस यही आपको देने थे। आपके पास ये सभी हैं, ये हमेशा आते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे, पिछले हर साल आते हैं। ओकरा भिंडी, ठीक है, भिंडी का पूछ लिया, टर्मेरिक का पूछ लिया, अदरक का पूछ लिया। तो ये फसल है स्टूडेंट, इनको आपको याद करना पड़ेगा। पोटैटो की फसल मैंने आपको आपके चैनल पर डाल दी है, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्री विद कीवर्ड्स आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सपोर्ट करते रहिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर फूल गोभी के बीज उत्पादन की विधि के बारे में पूछा है, ये भी कल्टीवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर। यहाँ पर हम सीड कैसे तैयार करेंगे उसका, इस पर डिस्कस होगा, इस पर मैं आपको बता दूँगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, विभिन्न ऋतु में सब्जी पौधशाला तैयार करने का विस्तार। जब आप सब्जी, मतलब देखो, रबी के सीज़न में वेजिटेबल्स ग्रो होती है, खरीफ के सीज़न में होती हैं और जायद के सीज़न में। तो जायद के सीज़न जो भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कुकुरबिटेसी आती है, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ आती हैं, ठीक है। ये खेती पूछ ली है, भिंडी अथवा धनिया की खेती बताइए। तो खेती के लिए अलग मैंने टॉपिक बनाया हुआ है। अभी खेती में मैंने पोटैटो कराया है, सभी खेती वहाँ पर आ जाएगी। खेती आप लोग देख लेना, ठीक है, खेती आप लोग देख लेना, ओके। तो ये पूरा मैंने पेपर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। वीडियो करिए स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।